हेलो दोस्तों। तो मुझे लग रहा है कि टाइप्स ऑफ वर्ब जो है ये काफ़ी संघर्षशाली रहा, क्योंकि मुझे कई बार प्रयास करना पड़ा। वीडियो बार बार इसमें रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा है। तो इस बार मैं और कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ठीक करने की कोशिश की है। चलिए अच्छा आगे पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्ब हम पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। मुख्यतः वर्ब को हम दो प्रकार में ही बांट सकते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जो पर्सन, टेंस और नंबर के अनुसार बदले। पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके अनुसार बदल जाए वो, या फिर जो टेंस बदलने पर बदल जाए, या फिर नंबर मतलब सिंगुलर प्लूरल कि सिंगुलर होने पर दूसरी वर्ब लिखी जाए, उसी टेंस में प्लूरल होने पर दूसरी वर्ब लिखी जाती है। तो वो सब जो भी ऐसी वर्ब है जो पर्सन के अनुसार, टेंस के अनुसार, नंबर के अनुसार बदल जाए, वो सब क्या है? फाइनाइट वर्ब है। और जो इन सब के अनुसार ना बदले, इट इज़ ऑलवेज फिक्स्ड, वो क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? जो बदलती नहीं है। और फाइनाइट वर्ब क्या है? जो बदल जाती है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा था एग्जाम्पल, सिंग, किसी वर्ब में सिंग लिखा रहा है किसी टेंस में, उसके बाद कहीं सिंग्स लिख दिया जाएगा, कहीं सैंग इसका सेकंड फॉर्म लिख देंगे, कहीं संग लिखेंगे इसका थर्ड फॉर्म, कहीं सिंगिंग लिखेंगे। तो एक ही वर्ब देख रहे हैं आप, अलग अलग तरह से लिखी जा रही है। तो ये क्या है? एक फाइनाइट वर्ब है। ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो टेंस के अनुसार, नंबर के अनुसार, पर्सन के अनुसार बदल जाती है। नंबर क्या होता है, पर्सन क्या होता है, ये सब जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की और दूसरी चीज़ें पढ़ाएंगे, नाउन पढ़ाएंगे, प्रोनाउन पढ़ाएंगे, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में चलेंगे कि पर्सन क्या होता है और कैसे बदलता है। या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो पर्सन खूब जम के आएगा आपको, टेंस भी उसमें खूब रहेगा। तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने लायक हों, इसीलिए हमें ये सब जानना ज़रूरी है कि टेंस क्या होता है और पर्सन क्या होता है। तो हम अपने रास्ते पर ही हैं। तो बीच की चीज़ें जो टेंस है उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल जानकारी इकट्ठा कर लें। तो हम पहले तो टेंस के बारे में पढ़ना है। तो टेंस में यूज़ क्या होता है? फाइनाइट वर्ब। क्योंकि जब तक वर्ब बदलेगी नहीं तब तक उसका टाइम नहीं बदलेगा, और अगर वर्ब बदली नहीं रही है तो फिर तो टाइम चेंज ही नहीं होगा। तो टेंस बदलेगा कहाँ से? तो टेंस के अलग अलग टाइम हमको मिलेंगे कैसे? तो नॉन फाइनाइट वर्ब का टेंस में कोई बहुत विशेष रोल नहीं है। तो टेंस में किसका रोल है? फाइनाइट वर्ब का। फाइनाइट वर्ब में भी कई हैं, तो सबका रोल होता है, कौन कौन सी वर्ब क्या क्या काम करती हैं। लेकिन हम पहले नॉन फाइनाइट वर्ब में जो कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें कुछ ही चीज़ें हैं, तो उनका हम परिचय पहले कर लेते हैं, ताकि हमें नॉन फाइनाइट के बारे में तो आगे पढ़ना भी नहीं है। इसके टेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं पढ़ना है। नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ना है तो वो हमें पढ़ना है सिंथेसिस में। ठीक है। सिंथेसिस में नॉन फाइनाइट वर्ब भी खूब है, और उनका खूब अच्छा यूज़ है। आप सेंटेंस में कैसे नॉन फाइनाइट वर्ब लिखी जाती है, क्या क्या यूज़ होता है, कैसे उनका ढंग है, सब सारी चीज़ें आप जान जाएंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक नॉन फाइनाइट का छोटा सा परिचय लिख लें, जान जाएं कि मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार की होती है। पहले पार्टिसिपल, दूसरा इन्फिनेटिव, तीसरा क्या होता है? जिरंड होता है। पार्टिसिपल क्या करता है? पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव की तरह व्यवहार करता है। एडजेक्टिव मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ और बातें भी बताता है। तो पार्टिसिपल सिर्फ एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये तो वर्ब जैसी तो होता है, लेकिन ये वर्ब का काम करके नहीं, वर्ब का काम नहीं करता, बल्कि ये एक एडजेक्टिव का काम करता है। और पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो उससे क्या बनता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। मैं शायद थोड़ा जल्दी बढ़ा रहा हूँ, चलिए थोड़ा आराम से चलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दें। जैसे रीड में आईएनजी लगा दें, रीडिंग। ठीक है। तो आप तो कहेंगे ये तो कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब भी होती है। नहीं, इनका मीनिंग बदल जाता है। ठीक है। और ये कैसे, कहाँ लिखे जाते हैं और क्या मीनिंग देते हैं, ये जब आप और आगे चीज़ें पढ़ेंगे, पार्टिसिपल का लंबा यूज़ पढ़ेंगे तब, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पे टेंस पढ़ना है। हम यहाँ पे पार्टिसिपल पढ़ने बैठेंगे तो हम दूसरी तरफ निकल जाएंगे, है ना। तो अभी हम अपनी जगह पर रहते हैं, तो बस खाली इनका हम परिचय ले रहे हैं। रीडिंग का मतलब यहाँ पे ये नहीं आएगा कि पढ़ रहा है, यहाँ पर रीडिंग का मतलब आएगा पढ़ते हुए। ठीक है। तो वो कहाँ पे आएगा, मतलब वो सारी बातें हम बाद में पढ़ेंगे। पास्ट पार्टिसिपल, इसका मतलब क्या है?
वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आया कि पढ़ा हुआ या पढ़ा, ये अगर रेड लिख दें, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दें रेड, तो ये क्या आएगा, इसका अर्थ पढ़ा हुआ। सॉरी, इसमें थोड़ा, ठीक है। रेड का मतलब क्या आएगा, पढ़ा हुआ। और परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल बनाता है और इसका मीनिंग निकलता है पढ़ करके। जैसे लिखते हैं हैविंग रेड, तो इसका अर्थ क्या आएगा, पढ़ करके। तो वो सब एडजेक्टिव में आता है। और बस आप इतना जान गए कि पार्टिसिपल क्या होता है, एडजेक्टिव की तरह व्यवहार करता है। ये 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैविंग, HAVING, हैविंग थोड़ा कम दिख रहा होगा, मैंने जगह कम होने की वजह से छोटा छोटा लिख दिया है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या है, ये भी एक वर्ब है जो नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये किसी भी पर्सन नंबर के अनुसार चेंज नहीं होती है और ये काम कैसा करती है, नाउन का। तो ये बनती कैसे है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे लिख दे अगर टू रीड, क्या लिख दें, टू रीड, तो इसका अर्थ क्या हुआ, पढ़ना। अब बीच में प्लस लिखना जरूरी नहीं है, ये मैंने बताया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा रहता है, ठीक है। टू रीड, टू प्ले, क्या हो गया, खेलना। तो अगर वर्ब लिखते, रीड लिखते तो पढ़ता, रीड्स पढ़ता। अगर इसमें रीडिंग कर दें तो पढ़ रहा। लेकिन टू रीड का मतलब पढ़ना, पढ़ना मतलब एक प्रक्रिया है। जैसे आप किताब खोल के कुछ उसमें से सीख रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप क्या काम कर रहे हैं, वह पढ़ रहा है। तो यहाँ पे पढ़ रहा वर्ब है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि पढ़ना एक अच्छी आदत है, तो क्या यहाँ पढ़ने का काम किया जा रहा है, नहीं। यहाँ पे पढ़ना एक क्रिया का नाम है, एक चीज़ है जिसको आप पढ़ना बोल रहे हैं। पढ़ना का मतलब कि किताब खोल के आप उसमें से कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, तो उसको आप पढ़ना बोल रहे हैं। तो पढ़ना एक अलग चीज़ है और पढ़ रहा है, पढ़ता है, पढ़ता था, ये क्रिया बता रहा है। तो क्रिया और इन्फिनेटिव वर्ब और फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, कि पढ़ता है, पढ़ रहा है, और इन्फिनेटिव पढ़ना, खेलना, इनमें अंतर क्या है आप समझ पा रहे हैं। तो पढ़ना क्या है, एक नाउन का काम करता है। खेलना क्या है, एक नाउन का काम करता है। तो ये वर्ब के फॉर्म से तो मिलकर बने हैं, लेकिन काम किसका करते हैं, नाउन का। इसी तरह जिरंड, यहाँ पे भी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और इसको जिरंड बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी लगाते हैं और इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। यहाँ पे भी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और ये क्या अर्थ निकालता है इनका, ये नाउन का अर्थ निकालते हैं, ठीक है। तो अभी आपने रीडिंग पढ़ा, ठीक है। तो रीडिंग का मतलब क्या है, पढ़ते हुए। पार्टिसिपल जब होगा तो क्या अर्थ आएगा, पढ़ते हुए। और जब जिरंड होगा तो इसका अर्थ आएगा पढ़ना, ठीक है। आप अब कहेंगे कि हम कैसे जानेंगे कहाँ पे जिरंड है, कहाँ पे पार्टिसिपल है। क्यों नहीं जानेंगे, सारे लोग जान जाते हैं, आप भी जान पाएंगे। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा उसके लिए, जब वो चीज़ें पढ़ेंगे तब आएगा, ठीक है। या जो कुछ लोग पढ़े होंगे उनको इसका मतलब पता होगा कि जिरंड कहाँ पे यूज़ करते हैं, पार्टिसिपल कहाँ पे यूज़ करते हैं। अरे आप इतना नहीं समझ पा रहे हैं, एडजेक्टिव है तो ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ होगा, और यहाँ पे तो खुद ही नाउन है। रीडिंग एक तरह से सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, वो तो नाउन जैसा व्यवहार करेगा। अब नाउन कैसा व्यवहार करता है ये सब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे, ठीक है। तो बहुत तरफ दिमाग नहीं दौड़ाना है, आपने नॉन फाइनाइट वर्ब का एक ब्रीफ परिचय ले लिया है ना, संक्षिप्त परिचय। क्या था वो, कि पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जिरंड 3 प्रकार के नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो कभी भी अपना रूप किसी के अनुसार बदलते नहीं हैं। ये थोड़े पथरीले होते हैं ना, एकदम चेंज नहीं होते।
तो यहाँ पे पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है, कैसे बनता है वो मैंने बता दिया। इन्फिनेटिव क्या होता है, कैसे बनता है ये भी मैंने बता दिया। जीरंड क्या होता है, वो कैसे बनता है मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं फाइनाइट वर्ब, जिसका हमें टेंस के लिए काम है, ठीक है। तो अब हम फाइनाइट वर्ब के बारे में बस बातें पता करेंगे। तो फाइनाइट वर्ब को भी कितने प्रकार में बांटा गया है, इसको 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा यहाँ पे लिखा है मैंने इनट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा लिंकिंग वर्ब, चौथा क्या है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इनके नाम है अलग अलग। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है, वर्ब विथ एन ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस लिखा रहे कि ही रीड्स अ बुक, यहाँ पे अ बुक क्या है, रीड्स का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, इस बारे में डाउट है, ठीक है। आप बस इतना ये जान लीजिए, मैंने बताया है वैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो लोग थोड़ा जानते हैं वो इसके बारे में तय करें। ही सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा होता है वाक्य में वही सब्जेक्ट होता है। क्या काम कर रहा है, रीड्स, पढ़ता है, ये वर्ब हो गई, यह सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। तो पढ़ता क्या है, एक किताब, पढ़ने का असर किस पर हो रहा है, किताब पर हो रहा है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब का प्रभाव जिस पर पड़ता है वही ऑब्जेक्ट होता है, तो ए बुक क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे रीड्स कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे रीड्स कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हो उसी को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। इनट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट न लगा हो। जैसे बस हम यहाँ पे लिख दें ही रीड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दें, ही रीड्स, वह पढ़ता है। क्या पढ़ता है, कोई चीज़ बताई नहीं गई, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, इसी को क्या बोलेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब आप अपने आप में कुछ नहीं होती, ये ऑब्जेक्ट पर निर्भर करती है। यदि ऑब्जेक्ट है तो उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस वर्ब को क्या बोलेंगे, इनट्रांजिटिव। वैसे एक वर्ड होता है ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि परिवर्तन, ठीक है। जैसे आपने दूध को गर्म किया और इतनी देर तक गर्म किया कि उसमें उस दूध का खोया बन गया, है ना। तो दूध खो गया तो वो खोया हो जाता है ना। वो क्या बन जाता है, मिठाई बनाने के लिए खोया की ज़रूरत पड़ती है। तो इतना देर तक गर्म किए कि उसका पानी सब ख़त्म हो गया और उसमें सिर्फ जो ऑयली पेस्ट था, उसका जो क्रिस्टली पदार्थ था वही बचा, और वो फिर थोड़ा लिक्विड के फॉर्म में कुछ ऐसे सूखा सा बन गया, ठीक है। तो वो क्या बन गया, खोया। तो दूध का ट्रांजिशन हो गया खोया में, है ना। दूध का क्या हो गया, ट्रांजिशन हो गया, परिवर्तन हो गया, वो पूरे रूप को उसमें बदल दिया। तो वर्ब क्या है कि वर्ब तो काम कर रहे हैं, ठीक है, काम तो करते ही हैं। काम करने का अगर किसी पर असर हो रहा है, मतलब जो काम वह किया, जैसे वह पढ़ा और वो किसी रूप में बदला, कहाँ पे असर हुआ ऐसा पता चल रहा है, तो ट्रांजिशन हो गया। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब, और यहाँ पे वर्ब ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ ही नहीं, सिर्फ वो पढ़ता है। तो वो क्या पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, ये ट्रांजिशन वाला वर्ड आपको मिला नहीं कि ट्रांजिशन हुआ कहाँ इसका, तो इसीलिए इसको इनट्रांजिटिव, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ऐसा कोई तर्क किसी किताब में नहीं लिखा है कि ट्रांजिशन से ही ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव बना है, पर मुझे ऐसा लगा है कि इस वर्ड से आप समझ सकते हैं। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है कि यहाँ से इस स्थिति से, मतलब एक स्थिति से दूसरे चीज़ में कन्वर्जन, ठीक है। ये ए से ए का, अगर कैपिटल ए का स्मॉल ए में कन्वर्जन हो जाए तो ये ट्रांजिशन है। उसका मूल चीज़ बदलता नहीं है, लेकिन बस खाली वो ट्रांजिशन कर दिया गया कि वो उसका रूप थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब का प्रभाव देखते हैं। वर्ब का प्रभाव किसी पर पड़ रहा है तो ऑब्जेक्ट है, और जब प्रभाव पड़ा है किसी पर तो ट्रांजिटिव वर्ब, और अगर प्रभाव नहीं पड़ा है तो इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब लिंकिंग वर्ब आते हैं। इट डज नॉट एक्सप्रेसेस एक्शन, यह एक्शन को व्यक्त नहीं करता है। लिंकिंग वर्ब किसी भी एक्शन को व्यक्त नहीं करता है, ये सिर्फ जोड़ता है। इट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट टू एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट।
ये सब्जेक्ट को उसी के बारे में जो और बातें बताई जा रही हैं उससे बस जोड़ देता है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब क्या काम करता है, जो सब्जेक्ट है वाक्य का उसी को सब्जेक्ट के बारे में जो और बातें बताई गई हैं उसी से जोड़ देता है। जैसे लिख दें कि ही इज़ अ बॉय। इज़ ये कैसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। ही को ए बॉय से जोड़ रही है, वह एक लड़का है, इसके बताने के लिए इज़ की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, ऐसे ही इसमें है ही लुक्स सैड, वह दुखी दिखता है, वह दुखी है, लुक्स दिखता है। तो ऐसी कुछ वर्ब हैं, इसकी मैं एक आपको कल इसके बारे में एक लिस्ट मैं दे दूंगा कि लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं। इसमें कुछ लिस्ट हैं और तो बाकी हैं, सामान्यतः एक लिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें आप लिंकिंग वर्ब पहचान पाएंगे। तो लिंकिंग वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के बारे में ही दूसरी बातों से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, जैसे ही को ए बॉय से और ही को सैड से जोड़ने का काम एक जगह इज़ कर रहा है, एक जगह लुक्स कर रहा है। तो ये दोनों ही क्या हैं, लिंकिंग वर्ब हैं। लिंकिंग लिंक करना। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब ही ऐसी वर्ब है जो टेंस बनाने के काम में आती है। ठीक है, तो हमारे टेंस बनाने के लिए सबसे अधिक काम किसका पड़ता है, ऑक्सिलरी वर्ब का। ऑक्सिलरी वर्ब को दो प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन सा, ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ लिखा है। ऑक्सिलरी वर्ब को दो प्रकारों में बांटा गया है, प्राइमरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, प्राइमरी वर्ब क्या होती है, इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंसेस। ये टेंस बनाने के लिए ही यूज़ होती है। तो हम जो इतना ज्ञान पढ़ रहे थे वर्ब का, उसमें हमारे काम का क्या है, जो सबसे नीचे दबा कुचला था वही प्राइमरी वर्ब है ना। इसी से हमारा टेंस का निर्धारण होता है, और टेंस का मतलब काल जो समय बता रहा होता है, तो कौन से समय में वो क्रिया हुई थी उसका निर्धारण करने के लिए कौन है, प्राइमरी वर्ब। ठीक है, तो प्राइमरी वर्ब ही टेंस का निर्माण करती है, ये आप जान गए। मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी मतलब कैन, मे, माइट, मस्ट, कुड, वुड, ये सब चीज़ें क्या बोली जाती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी। तो प्राइमरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी ये दो चीज़ें हैं, और ये सब ऑक्सिलरी वर्ब में आती हैं। तो हमारे टेंस के निर्माण में ऑक्सिलरी वर्ब का ही बहुत रोल है। मॉडल ऑक्सिलरी बहुत अलग अलग तरह के इनके यूज़ हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो वो अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस, जैसे आपने पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए कौन ज़रूरी है, मॉडल ऑक्सिलरी चाहिए आपको। रिक्वेस्ट करना है कुछ या एडवाइस देना है, तो उन सबको बनाने में मॉडल ऑक्सिलरी की ज़रूरत पड़ती है। हम इसमें आगे एक थोड़ी सी चीज़ें और हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब, जनरली देयर आर 3 फॉर्म्स। वर्ब की फॉर्म क्या क्या होती है, मैंने बताया ना, वर्ब बदलती है। जैसे मैंने लिख दिया सिंग, सिंग्स, सैंग, संग, सिंगिंग। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वर्ब की फॉर्म है। तो वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी होती है, अगर कोई कहे कि ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, क्या है, थर्ड फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, तो ये सब क्या बोले जाते हैं, क्या होते हैं, कैसे हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ी नॉलेज आप रख लीजिए। वैसे तो वर्ब जितनी भी हैं उन सब के सेकंड थर्ड फॉर्म रहते हैं और सारी चीज़ें होती हैं, तो वो तो बहुत लंबा चीज़ है, वो तो सब जितना आप पढ़े रहेंगे, जितना याद रहेगा उतना ही अच्छा है। तो उसमें थोड़ी चीज़ें हम लिस्ट के तौर पे आपको अगर हो सकेगा तो हम लिख के दे देंगे। वैसे आपको ये चीज़ें खुद से ही करनी पड़ेंगी कि वर्ब और उसका मतलब याद करिए, और उनके फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म याद करिए, क्या उनकी स्पेलिंग होती है, ये सारी बातें आपकी अपनी जिम्मेदारी में रहेंगी। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जनरली देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। देख रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसको V1, V2, V3 भी लिखते हैं। तो जैसे एक वर्ब है गो, गो मतलब जाना। ठीक है, अभी जाना अगर हम कह दें तो आप कहेंगे कि इन्फिनिटिव हो गया, नहीं, अभी सामान्य तौर पे हम वर्ब की ही बात कर रहे हैं। अगर हम वैसे सीधे हिंदी पूछें कि गो मतलब क्या है, तो जाता हो जाएगा। ठीक है, तो टू गो मतलब जाना होता है। तो वर्ब को अगर कहीं लिखा रहता है, जाना जहाँ लिखा रहता है वहाँ टू गो लिखा रहता है।
तो वहाँ पे लेकिन जब हम फर्स्ट फार्म यूज़ करते हैं तो सिर्फ गो लिखते हैं, टू गो नहीं लिखते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट फार्म वर्ब की क्या है, गो। सेकेंड फार्म इसका क्या हो जाएगा, वेंट। थर्ड फार्म क्या हो जाएगा, गान। तो गो वेंट गान। इसी तरह कम केम कम, प्ले प्लेड प्लेड, सिंग सैंग संग, टीच टाट टाट, क्लाइंब क्लाइंब्ड क्लाइंब्ड। तो इसी तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड फार्म होती है। तो ये जनरली 3 फार्म होती है, इतना ही हमें जानना चाहिए। पर अगर इसमें आप कुछ बातें, ये जितना याद रखें उतना अच्छा है, मतलब जितनी वर्ब आपको आती रहेगी उतने सेंटेंस आप बना पाएंगे। वरना कुछ काम दे देंगे, जैसे आपसे बोल दें कि वह खेत जोतता है, अब काम क्या कर रहा है वो, खेत जोतने का। अब आपको उसकी वर्ब पता है, नहीं पता है, फिर आप सारा टेंस पढ़ के खाली बैठे रहेंगे, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो खेत जोतने के लिए क्या है, प्लाउ, ठीक है। तो ये फर्स्ट फार्म हो गई। इसका सेकंड और थर्ड फार्म आपको जानना पड़ेगा। तो वो सेकंड और थर्ड फार्म जब जानेंगे तो जहाँ पे सेकंड फार्म की ज़रूरत होगी वहाँ पे लिख पाएंगे, थर्ड फार्म की जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे लिख पाएंगे। तो इसी तरह से वर्ब की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको सेंटेंस के नियम पता रहेंगे पर आपको वर्ब नहीं पता रहेगी तो आप उसमें कुछ लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। कभी कभी लोग वर्ब की 5 फार्म बताते हैं, उनमें वर्ब के यस या ईएस लगाने को एक फॉर्म तथा आईएनजी लगाने को भी एक अलग फॉर्म बताते हैं। वर्ब प्लस यस या ईएस प्रेजेंट फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस फॉर्म। तो ये सब चीज़ें बात की जाती हैं, पर आपको अगर जो यूज़ करना है, जो सेंटेंस बनाने के लिए ज़रूरत है, जो आपको समझने की ज़रूरत है, वो क्या है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फार्म। ये यस या ईएस कहाँ लगता है या आईएनजी कहाँ लगता है, ये आप टेंस पढ़ते टाइम सब जान जाएंगे। तो बाकी चीज़ें हम टेंस पढ़ते टाइम जानेंगे। तो आज हमने ये जाना कि वर्ब के फॉर्म क्या क्या होते हैं, सबका डिटेल जो है वो हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब सबको थोड़ा कुछ उदाहरणों से भी समझेंगे कि इसमें क्या क्या है। वैसे मुझे उम्मीद है कि सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटेल में जाएंगे तो वर्ब को थोड़ा और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। पर यहाँ पे जितनी आवश्यकता है आपको टेंस पढ़ने के लिए वो मैंने आपको बता दी। और इसी के साथ आज का वीडियो बंद करते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप ये सारी चीज़ें अपने स्तर पर विकसित कर रहे होंगे, क्योंकि थोड़ा आपका समर्थन भी आवश्यक है। वैसे तो ये बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अब ये थोड़ा आपके लिए चेतावनी, या कहें कि चेतावनी कहना ठीक नहीं है, आपका थोड़ा इसमें सहयोग अपेक्षित है, आप इतना ही समझें, ठीक है। धन्यवाद।